हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ निश्चय एजुकेशन सर्विसेज पटियाला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी के मास्टर कैडर से संबंधित एक विषय लेकर आए हैं जो कि सीधा ही साहित्य में आदिकाल से संबंध रखता है। अपने आप में बहुत सशक्त विचारधारा, अपने आप में मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे हम 2016 की बात करें, 2017 की बात करें, 21 की, 22 की, कोई ऐसा मास्टर कैडर का पंजाब का पेपर नहीं रहा जिसमें पृथ्वीराज रासो से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, अपने आप में इतना महत्वपूर्ण ये आज का हमारा टॉपिक है। जो सीधा अगर बात करें तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, आपको सभी को पता है, हिंदी में जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है, उनको 3 विचारधाराओं में उन्होंने विभाजित किया था। कौन कौन सी 3 विचारधाराएं थी? पहला, कहते कुछ धर्माश्रित उस समय के साहित्य रहे, मतलब कुछ लोग जो अपने धर्मों के अनुसार साहित्य लिखते थे। ठीक है, धर्माश्रित साहित्य, फिर राज्य आश्रित साहित्य, तीसरा था हमारे पास लोकाश्रित साहित्य। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा जो साहित्य धर्म को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ठीक है, अगर हिंदी में हम बात करें, हम 3 धर्म मुख्य रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जैन साहित्य पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं हम सिद्ध और नाथ। 3 साहित्य जो अपने अपने धर्म को लेकर आए, साहित्य में उसकी विचारधाराओं के संबंधित कविताएं और जो भी साहित्य हमें मिलता है। उसके बाद दूसरा सशक्त जो साहित्य हम पढ़ते हैं वो है राज्य आश्रित। मतलब ये लोग कौन थे? जो राजाओं के साथ रहते थे, राजाओं के, आप कहो कि प्रिय सेवक, उनके साथ रहने वाले, उनके साथ उनकी वीरताओं के बखान के लिए साहित्य लिखने वाले। मतलब जो इनकी लेखनियां थी या जो इनके कलम चलती थी वो किनके लिए? राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण, जो उनकी युद्धों का वर्णन है, उनका जो जीवन शैली है, वो किस तरीके से अपना प्रशासनिक कार्य करते हैं, उस समय के जो राजा रहे थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो, अगर हम बात करें आदिकाल में जो राज्य आश्रित विचारधारा है, जो राजाओं से संबंध रखते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और मास्टर कैडर के, अगर हम कहें ध्यान में रखते हुए मास्टर कैडर में, तो 4 बार इसका क्वेश्चन मास्टर कैडर में रिपीट हो चुका है। तीसरा हमारी जो विचारधारा हमारे पास आती है वो है लोका आश्रित। ठीक है, लोका आश्रित विचारधारा जो लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए बनाई गई। ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं राउल वेल, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, विद्यापति, अमीर खुसरो, लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए जो पहेलियां, कुछ भी आप लिखो, साहित्य पढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज रासो अपने आप में एक महाकाव्य, देखो वैसे तो मास्टर कैडर में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसके ऊपर पहला ही क्वेश्चन 2022 में आया था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य अपने आप में कहा जाता है। अगर साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो महाकाव्य किस चीज को कहा जाएगा? किसी महान व्यक्ति की लेखनी होगी इसमें। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई राजा, कोई देवता, महान व्यक्ति जिसका पूरा जीवन लिख डाला जाए। वैसे माना जाता है 8 खंड, आप अध्याय लिख लो, खंड लिख लो, प्रसंग लिख लो, प्रस्ताव लिख लो। पृथ्वीराज रासो में हम पढ़ेंगे समय। ठीक है, तो कहते 8 से ज्यादा अध्याय बन जाए वो महाकाव्य बन जाता है। 8 से कम अध्याय रहे, पाठ रहे, प्रस्ताव रहे, प्रसंग रहे, उनको कहते हैं हम खंड काव्य। भी छोटा काव्य है। महाकाव्य किसी महान व्यक्ति के बारे में, उसकी पूरी जीवन गाथा, ठीक है, उसके पूरे जीवन का वर्णन, उसके युद्धों का वर्णन, उसके जो हम कहेंगे उसकी जो आम जिंदगी है अपनी 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 प्रजा के साथ, या किसी देवता का बखान, जैसे राम को लेके हम कहेंगे रामचरितमानस। ठीक है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ठीक है, तो जिसमें 8 से ज्यादा सर्ग, तो अपने आप में ये बहुत सर्ग लेके हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। एक महाकाव्य भी ऐसे भी कह सकते हैं। जो चंद्रवरदई है वो अपभ्रंश भाषा का आखिरी कवि माना जाता है। ठीक है, जब से कोई साहित्य लिखना शुरू किया, हम शुरू से पढ़ते हैं भाई, संस्कृत आई, उसके बाद वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली आए, अपभ्रंश आए। ठीक है, सॉरी, संस्कृत के बाद प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आए। ठीक है, अपभ्रंश का आखिरी कवि चंद्रवरदई को माना जाता है।
और साथ ही हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। दोनों जो दो कड़ियां इसने जोड़ी, वो अपभ्रंश को साथ राजस्थानी मिला के हम कहेंगे, बीच में ब्रज भाषा का उल्लेख, इसने पिंगल शैली में लिखना स्टार्ट किया या जो भी था ना, तो महाकाव्य अपने आप में प्रथम महाकाव्य जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी बना, और हिंदी का जो पृथ्वीराज रासो है उसका जो कवि है चंद्रवरदई, हिंदी का प्रथम कवि भी बना। ठीक है, उसके बाद है इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र और वर्णन के बारे में ये पूरा गाथा, पूरे काव्य लिखा गया, जिसमें उसकी युद्ध यात्राओं का समय, मैंने आपको बताया ना कि जितने अध्याय हैं पृथ्वीराज रासो में, कितने अध्याय हैं? हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट इस टाइम बैठे हैं मुझे मैसेज करेंगे कितने अध्याय हैं, पृथ्वीराज रासो के कितने अध्याय हैं? 69 के 68? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी गुड, 69 अध्याय हैं। उनको क्या कहा जाता है? समय। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो में जितने भी अध्याय हैं, देखो हम इसको प्रस्ताव भी लिखेंगे, अध्याय भी लिखेंगे और समय भी, वो मैं आगे क्लियर करूंगी कैसे, कहाँ समय लिखा जाएगा, कहाँ अध्याय और कहाँ प्रस्ताव। ये बहुत अपने आप में बड़ा ग्रंथ है, पर हम जो आम ग्रंथ है, या हम कहेंगे हमें सीधा जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय है, तो 69 समय है, जो वीर रस की कविताओं से मिश्रित है। श्रृंगार रस का भी वर्णन है क्योंकि इसमें संयोगिता का वर्णन है। ठीक है, उसकी पत्नी संयोगिता का वर्णन है जो एक मुग्धा नायिका थी। ठीक है, तो इनका समय 1165 से लेके 1192 तक का बीच का समय माना जाता है। अगर हम डायरेक्टली बात करें, पृथ्वीराज रासो का समय है 1175 से 1192। ठीक है, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें 1150, इससे पहले चैमान राजा, ठीक है, या हम कहेंगे तोमरों के वंशज थे, जिन्होंने चौहानों ने जिनको हराया युद्धों में, तोमरों को हराया चौहानों ने, फिर अपना राज्य स्थापित किया। और पूर्ण रूप से हम कहेंगे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान जो एक राजा है, पृथ्वीराज जो चौहान है तृतीय, अपने वंश का तीसरा राजा था, जिसका समय क्या है 1175 से 1192। पर वर्णन जो पृथ्वीराज रासो में 65 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो अजमेर और दिल्ली के, इनका जो राज्य था अजमेर और दिल्ली तक फैला हुआ था। अब इसकी रचयिता के बारे में बात करेंगे। इसके रचयिता थे चंद्रवरदई, जो एक भाट जाति से संबंध रखते थे। हाँ जी, भाट जाति क्या होती है? ये एक पूरे वंश क्रम है, वंशावली चली इनकी, जिनका काम क्या था? पारंपरिक रूप से राजाओं के साथ रहना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम सिर्फ लेखनी का था, साहित्य लिखने का। जो भी राजाओं की हम कहें, जो भी उनका कार्य, जो भी उनकी कार्यशैलियां रही, उनके युद्ध रहे, उनके प्रशासनिक कार्य रहे, ठीक है, उनके बारे में जो कविताएं साहित्य जो राजाएं खुद लिखते थे, या उनके बारे में आगे मंत्री रखे जाते थे वो लिखते थे, या कवि या लेखक साहित्यकार रखे जाते थे, तो हम कहेंगे पारंपरिक वंशावली क्रम से ये अभिलेख समझते हो ना, लेखनी का अभिलेख भाट जाति कहेंगे कि अभिलेखीय क्रम में काम करते थे, सब हर एक चीज को लिखने का काम करते थे। इनका काम क्या था? जो मिल गया बस साहित्य में उसको लिख डालो, मतलब इनका पूरी इस जाति का ही काम था साहित्य को राजाओं के अनुसार लेखन के रूप में लिखना। चंद्रवरदई जो था, ये देखो इसका सखा भी था, पृथ्वीराज रासो का कहते परम मित्र था, उसका सामंत, उसका राजमंत्री भी था, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पक्के दोस्त पहले दिन से, हम कहते हैं जन्म और मरण इनका साथ, इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, बहुत सी बुक्स, बहुत सा साहित्य इस चीज का प्रमाण देते हैं कि इनका जो जन्म और मरण है वो एक ही समय का बताया जाता है, कि चंद्रवरदई और पृथ्वीराज की इतनी आपस में हम कहेंगे घनिष्ठ मित्रता थी। अपभ्रंश का अंतिम कवि इसको माना जाता है, और हम कहेंगे साथ में हिंदी साहित्य में प्रथम कवि जिसने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये बनता होता है इसके अन्य नाम, चंद्रवरदई के अन्य नाम, पृथ्वी भट्ट भी इसको कहा जाता है, बलिदेव भी इसको कहा जाता है। बलिदेव बहुत इंपॉर्टेंट है नाम इसका। पृथ्वीराज का अगर हम बात करें ना, चंद्रवरदई का दूसरा नाम जो बहुत अहम है अन्य बुक्स में, या हम कहेंगे साहित्य में, चंद्रवरदई के अलावा जिस नाम से इसको जाना जाता है, बलिदेव। ठीक है, इसका जन्म
और मृत्यु है इसकी, मृत्यु यहाँ लिखी नहीं हुई, 1192 ईस्वी में इसकी मृत्यु मानी जाती है। देखो, एक थाल जन्म एक थाल मरण माना यह जाता है। देखो ये कोटेशन है, पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखित एक कविता है। कहते एक ही समय में दोनों का जन्म हुआ, पृथ्वीराज का और साथ में चंद्रबरदई का। कहते एक ही दिन, एक ही समय, एक ही काल में दोनों का जन्म हुआ और दोनों का एक ही दिन माना जाता है। मोहम्मद गोरी के साथ इनकी जो लड़ाइयां चली है ना, उसमें एक ही दिन ये वीरगति को दोनों एक ही समय, शायद एक मूवी भी आई थी उसमें भी दिखाया गया है कि दोनों एक ही समय में मारे गए थे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया। रचयिता तो माना जाता है चंद्रबरदई, पर इसको पूरा लिखने का कार्य किसने किया। कहते हैं चंद्रबरदई के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे का नाम था जलहन। क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वीराज रासो को जो साहित्यिक एक पूरा ग्रंथ है उसको लिखने वाला तो चंद्रबरदई है, पर उसको पूर्ण करने वाला, मतलब अग्रम भाग किसी और ने किया और कंप्लीट अंतिम शेष जो रह गया था वो किसने लिखा था। पृथ्वीराज को रासो को चंद्रबरदई के सबसे छोटे पुत्र जलहन ने, जिसका अपने ग्रंथ का नाम तो बुद्धि रासो है। जी, अगर उसके अपने ग्रंथ की बात की जाए तो उसका नाम क्या है, बुद्धि रासो। पर पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट इसके सबसे छोटे पुत्र जलहन ने किया था। कहते हैं पृथ्वीराज रासो को जलहन ने पूरा किया था। इस किताब में इसके बारे में जिक्र भी है। कहते हैं पुस्तक जलहन हस्त दे गजनी चले नृपकाज। कहते जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो है उसको जलहन के हाथ में देकर, मतलब इसके पिता ने उसके हाथ में दिया। कहते मैं गजनी जा रहा हूं, जहां मोहम्मद गोरी का इलाका है। कहते जो राजा है, नृपकाज मतलब राजा के कार्य से, राजा के साथ ही मैं गजनी जा रहा हूं। अब पृथ्वीराज रासो को किसने कंप्लीट करना है, आपने कंप्लीट करना है। तो पृथ्वीराज रासो को लिखने वाला चाहे चंद्रबरदई है, इसका पिता है, पर इसको पूर्ण करने वाला, क्योंकि माना जाता है इन दोनों की मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गोरी के संदर्भ में। अगर हम बात करें युद्धों में, तो इनको पूरे करने का काम किसने किया था, उसके छोटे पुत्र जलहन ने। तभी ये दोनों कोटेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पुस्तक जलहन हस्त दे गजनी चले नृपकाज, और दूसरा था एक थाल जन्म और एक थाल मरण। ठीक है, इसके बाद है, अभी तक देखो जितना हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 2022 का जितना भी कंटेंट अभी तक डिस्कस किया है, 2022 में क्वेश्चन आया था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और इसको लिखने वाला कौन है, चंद्रबरदई। 2016 में क्वेश्चन सीधा पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो को लिखने वाला कौन है। 16 और 22 के दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एग्जामिनर में थोड़ा हेरफेर कर दिया। उसमें पूछ लिया कि प्रथम महाकाव्य कौन सा है, उत्तर हमारे पास था पृथ्वीराज रासो। इसमें पूछ लिया कि पृथ्वीराज रासो को लिखने वाला कौन है, तो हम कहेंगे चंद्रबरदई। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट है, इसके नायक और नायिका के बारे में मुख्य रूप से हम चर्चा करते होते हैं। मतलब ठीक है, दादा और पिता का नाम हमने लिखा है, जो पता जो इतिहास में लिखा होता है जैसे लिखा है, पर हमें पूछा क्या जाता है कि पृथ्वीराज रासो के नायक नायिका का क्या नाम है। नायक है पृथ्वीराज चौहान, जो अपने वंशावली में तीसरा राजा था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखेंगे, अजमेर का शासक था। धीरोदात नायक था। ठीक है, अब साहित्य की समीक्षा के सिद्धांत में आप सभी को पता है कितने तरह के नायक पढ़ते हैं हम। हाँ जी मास्टर कैडर वालों आंसर करो। अगर नायकों के भेद पूछे जाएं साहित्यिक दृष्टि से, कितने तरह के नायक हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं, कुल भी बताओ। और अगर हम कहें सिर्फ धीरोदात के साथ 3 और कौन से हैं, चलो मैंने हिंट भी दे दिया अब तो। हाँ जी जल्दी से मैसेज करो। धीरोदात, धीरोदत्त, धीरो प्रशांत और धीरो ललित। ठीक है, तो धीरोदात नायक कौन सा है, हम बात करें तो जो अपने आप में एक राजा हो या किसी देवता से कम ना हो, जिसके बारे में हम
काव्यांश लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हम कहेंगे राजा हो, ठीक है, और जिसको हम कहेंगे कि भारतीय दृष्टि के अनुसार या अन्य संस्कृति के अनुसार एक शील पुरुष, जैसे भगवान राम हो गए, ठीक है, भगवान कृष्ण हो गए, जिनके उदाहरण आज भी संसार में प्रचलित हैं। धीरोदात्त मतलब अपने आप में संपूर्ण योग्यता और विशेषताओं से भरा हुआ एक चरित्र जिसके ऊपर कोई लेखन कार्य हो सके। पिता का नाम सोमेश्वर, दादा का नाम अर्णोराज। ठीक है, नायिका है जयचंद की पुत्री संयोगिता, जिसकी श्रेणी क्या है, मुग्धा नायिका। जो ये मुग्धा नायिका होती है ये हम आयु की दृष्टि से देखते हैं। मुग्धा मतलब अपने यौवन की चरम सीमा में जो नायिका है, पूरी युवती। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य नायिका, मतलब एक मध्यम वर्ग की स्त्री, और उसके बाद आता है प्रौढ़ नायिका, मतलब एक वृद्ध इंसान या वृद्ध, जो हम कहें उम्र के दूसरे पड़ाव में एक इंसान आ जाता है आफ्टर कुछ एज या 50 या 60 के बाद, उसको कहते हैं प्रौढ़ नायिका। तो मुग्धा नायिका बिल्कुल युवती यौवन से भरपूर, ठीक है, तो इसको मुग्धा नायिका कहेंगे। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके ऊपर बात करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2022 का क्वेश्चन है रजे, ये अगर आपके मास्टर कैडर की बात की जाए 2022 का क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदई को हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखो इस चीज की बात दो जने करेंगे, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा बात करेंगे मिश्र बंधु। दोनों एक ही बात करते हैं कि प्रथम महाकवि हम किसको मानते हैं, चंद्रवरदई को। दोनों कोटेशन अपने आप में एक ही हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकवि किन साहित्यकारों द्वारा मानित है, तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं का नाम सामने आएगा। इन्होंने भी क्या लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदई को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल में कहा। हमें सभी को पता है इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, वीरगाथा काल। तो आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण इसको प्रथम ही काल में, ठीक है, प्रथम जो इन्होंने वीरगाथा काल आदिकाल को नाम दिया था उसके अंतर्गत रखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद से रूप में, ये भी आपका मास्टर कैडर का क्वेश्चन है रजे, हाँ जी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शुक शुकी संवाद क्या चीज होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी, शुक शुकी संवाद, इसके ऊपर क्या क्या समझ आता है, ये कौन सा संवाद हो सकता है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों मैसेज करो जरा। बिल्कुल बिल्कुल, तोता मैना रजे, सुकृत तोता मैना। शुक और शुकी को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहता मैं मानता हूं पृथ्वीराज रासो तोता मैना की कहानी है। तोता मैना ने चारित किया। हाँ जी बिल्कुल, पंछियों का संवाद, बिल्कुल बिल्कुल, पक्षियों का या पंछियों का संवाद, इतना प्यारा मीठा हम कहेंगे कविताएं हैं। तो पंछियों के संवाद के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहा, कहता मैं मानता हूं। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो है इसको शुक शुकी संवाद के रूप में कौन देखता है, तो हम कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, भृंग भृंगी संवाद किसको कहा जाता है? आपकी देखो यहाँ पे नॉलेज भी चेक हो रही है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते होगे तो आप आंसर दे पाओगे। भृंग भृंगी संवाद किस साहित्यिक रचना को कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, नेट में या हम कहेंगे मास्टर कैडर में, दोनों एक जैसा ही आंसर देते हैं। अब कभी भी हिंदी साहित्य में पूछ लिया जाए कि शुक शुकी संवाद क्या है, हम कहेंगे हाँ जी पृथ्वीराज रासो को कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भृंग भृंगी संवाद किसने कहा और किसको कहा? हाँ जी, ये विद्यापति जो आदिकाल का ही सशक्त कवि है उसकी कीर्ति लता को कहा गया है भृंग भृंगी संवाद।
विद्यापति की कीर्ति लता जो साहित्यिक रचना है उसको भृंग भृंगी भंवरों का जो गुंजन होता है या भंवरों की जो आवाज होती है, हाँ जी बिल्कुल जसविंदर, बिल्कुल ठीक। कहते हैं विद्यापति की जो कीर्ति लता रचना है उसको कहा गया भंवरों की आवाज में ऐसी कविता लगती है कि कानों में भंवरे बोल रहे हैं, उसको भृंग भृंगी संवाद के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे एक राजनीतिक महाकाव्य, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। त्रासदी मतलब कहते हैं इतना बड़ा काव्य है जो अपने आप में त्रासदी पूर्ण रूप से, मतलब हर घटनाक्रम में बहुत युद्धों का वर्णन है, बहुत जगह अलग अलग समय लिखे गए हैं। इस ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट लगा जी, जैसे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का इंपॉर्टेंट था कि शुक शुकी संवाद किसने कहा, उसी अनुसार कहते हैं सर्वप्रथम हमें इसके बारे में जानकारी कौन देता है, कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी हमें। इसका समय क्या है, 1839। इसने अपनी किताब लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विस्ट ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर इसने सर्वप्रथम सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने हमें, देखो नाम पूछा जा सकता है या समय पूछा जा सकता है, तो 1839 के समय में जेम्स टॉड ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में हमें क्या है जानकारी दी। डॉक्टर वुलन ने सर्वप्रथम इसको कश्मीरी कवि जैनक कृत पृथ्वीराज रासो को आधार मान के, कहते हैं मैं नहीं मानता ये पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई द्वारा लिखी गई चंद्रवरदई तृतीय के बारे में एक अच्छा महाकाव्य है, कहते मैं अप्रमाणिक घोषित करता हूं, मेरे हिसाब से ये ग्रंथ सही नहीं है, अप्रमाणिक है। तो क्वेश्चन हमारे पास मास्टर कैडर से रिलेटेड ये बनता है कि सबसे पहले इस ग्रंथ को अप्रमाणिक, अप्रमाणिक मतलब किसी प्रमाण के कहीं रूपरेखा की गुंजाइश नहीं है, वुलन ने कह दिया ये गलत है, क्योंकि उस समय एशियाटिक सोसाइटी में ये लिखा जा रहा था, इसने बंद करवा दिया, कहते बंद कर दो ये अप्रमाणिक है, इसने लिखने नहीं दिया उनको वो ग्रंथ, ठीक है। तो अप्रमाणिक सबसे पहले हमारे पास किसने घोषित किया था, डॉक्टर वुलन ने। अगर सर्वप्रथम हम कहें जानकारी किसने दी थी, डॉक्टर जेम्स टॉड ने 1839 में दी थी। हाँ जी, इतना क्लियर, सभी मैसेज करो, फिर हम आगे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास हाँ जी, पृथ्वीराज रासो के अन्य साहित्यिक ज्ञाताओं ने क्या क्या कहा, छोटे छोटे नाम सभी साहित्यिक ज्ञाताओं ने इसके बारे में बोले, किसी ने कुछ बोला, जैसे देखो शुक शुकी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाकाव्यात्मक त्रासदी अगर हम बात करें किसने कही है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, ऐसे ही डॉक्टर नागेंद्र ने इसको क्या कहा, घटना कोश, कहते घटनाओं का कोश है। नामवर सिंह ने क्या कहा, छंदों का राजा, क्योंकि जो चंद्रवरदई था उसने पृथ्वीराज रासो को किस छंद में लिखा है, छप्पय छंद में। ये छप्पय छंद में इसकी महानता है, ये आप कहेंगे ये अपने आप में छप्पय छंद को लेके इसको ये माना जाता कि छप्पय छंद में लिखी हुई कविता इससे अच्छी कोई लिख ही नहीं सकता, तो इसको सम्राट, छप्पय का राजा या छप्पय का सम्राट कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने ऐतिहासिक ग्रंथ कहा, बाबू गुलाब राव ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य, बाबू श्याम सुंदर दास ने विकास विशाल वीर काव्य, उदय नारायण तिवारी विशाल वीर काव्य, बच्चन सिंह ने महाकाव्यात्मक त्रासदी, शिव सिंह सेंगर ने, फिर दोबारा देखो हमारे पास दो आ गए जिन्होंने छप्पय की बात की है, नामवर सिंह ने क्या कहा, छंदों का राजा, क्यों, इसने बहुत छंद उपयोग किए। छंदों का मतलब क्या होता है, जब हम काव्य में लय ताल सुर ताल की बात करें, कितनी मात्राएं आएंगी, कहाँ विराम आएगा, कहाँ हम कहेंगे लय को तीखा करना है, मतलब यति गति सुर ताल, ये सारी चीजें जहां काउंट होती हैं और हम अक्षरों के साथ मात्राओं की गणना करते हैं, उन चीजों को छंद कहते हैं। तो छप्पय के साथ इसने बहुत छंदों का प्रयोग किया, नामवर सिंह ने इसको छंदों का राजा कह दिया। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा, छप्पयों का राजा, कि इसके जैसे छप्पय छंद का प्रयोग और किसी ने नहीं किया, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, वास्तविक में प्रथम महाकवि हम अगर माने हिंदी साहित्य में कौन है, सबसे पहले कौन माना जाएगा, चंद्रवरदई को ही माना जाएगा। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब इसकी भाषा के विषय में बात होगी, इसके छंदों के बारे में बात होगी, ठीक है। मतलब
अगर ये ग्रंथ की हम बात करें, कितने इसके प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों को हम किन भागों में तोड़ सकते हैं, उस चीज के ऊपर सारी बात होगी। ठीक है, छंद हम कहेंगे 68 छंदों में। देखो समय और छंद अपने आप में हमें कहीं ना कहीं हाँ जी, छंद और छंदों की बात करें और समय अपने आप में दोनों ही थोड़े से क्या करते हैं, हमें डाउटफुल बनाते हैं। याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कितने अध्याय या कितने हमारे पास प्रस्ताव समय है, तो वो 69 है। छंद पूछ लिए जाए कितने छंदों का, कितने प्रकार के छंदों का उपयोग किया गया है, 68 छंदों का उपयोग किया गया। सबसे ज्यादा सर्वाधिक किस छंद की बात करते हैं, ये छप्पय छंद की बात करते हैं। मुख्य तौर पर कविता, तोमर, छप्पय, त्रोटक, दोहा और गाहा, पर मुख्य रूप से हम कहेंगे चंद्रबरदाई ने किस छंद का उपयोग किया, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखने के लिए छप्पय छंद का। समय 69 थे, मतलब अध्याय कितने पाठ है, 69। छंदों की बात की जाए तो 68 है। छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, और अगर हम कहें छंदों का सम्राट किसको माना जाता है, चंद्रबरदाई को। इसके बाद है इसकी भाषा के ऊपर। देखो आदिकाल की भाषा, अगर कुछ जैसे क्वेश्चन आ जाए मास्टर कैडर में, आदिकाल की कौन सी भाषा का उपयोग होता है, तो हाँ जी, आदिकाल की भाषा के बारे में आप क्या कहोगे, कौन सी भाषा है, मैसेज करो जरा मुझे। आदिकाल की भाषा मुख्य रूप से बिल्कुल डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो अगर हम डिंगल की बात करें, डिंगल में हम मानते हैं किस दो तीन भाषाओं का स्वरूप का मिश्रण होता है। अगर डिंगल की बात करें तो हम अपभ्रंश के साथ राजस्थानी जब मिलती है, ठीक है, अपभ्रंश के साथ अपभ्रंश के साथ प्लस राजस्थानी, वो बन जाती है डिंगल। और हमेशा याद रखना, इसमें केवल और केवल क्या लिखा जाएगा, वीर रस से संबंधित काव्य। और इसका स्थान कहाँ है, मतलब इसको पश्चिमी राजस्थानी में ज्यादा लिखा गया। जो इसका इलाका है, कार्य क्षेत्र पश्चिमी राजस्थानी में डिंगल वीर रस में लिखी गई एक शैली है, अपभ्रंश और राजस्थानी मिक्स। पर जो हमारा पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई में किस शैली का उपयोग किया, पिंगल का, जो अपभ्रंश के साथ राजस्थानी के साथ ब्रिज का मिश्रण, ब्रिज भाषा का मिश्रण करता है, तो इस शैली को क्या कहेंगे, पिंगल। और पिंगल के साथ प के साथ पा याद रख के आप याद रखना कि पूर्वी राजस्थानी और श्रृंगार रस को जहां ऐड किया जाता है, पूर्वी राजस्थान में जहां वीर रस के साथ श्रृंगार रस को भी ऐड किया जाता है, उस चीज को क्या कहते हैं, पिंगल। दोबारा रिपीट कर रही हूं, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी वीर रस में लिखी जाती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो अपभ्रंश के साथ जब राजस्थानी में ब्रज भाषा का उल्लेख आ जाता है, वो पिंगल शैली बन जाती है। और पूर्वी राजस्थान में वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी जिसमें वर्णन आता है। तो पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया काव्य है। अलग अलग लेखकों ने, चंद्रबरदाई ने क्या कहा, अपनी भाषा को शट भाषा, कहता मैं नहीं मानता ये पिंगल भाषा है, उस समय उसने अपनी भाषा का क्या नाम रखा था, शट भाषा। गारसा दातासी ने क्या माना है, पृथ्वीराज रासो को कन्नौजी भाषा का उल्लेख मानते हैं। डॉक्टर टेसिट्री क्या मानते हैं, पश्चिमी हिंदी मानते हैं। और दशरथ शर्मा, मीना, मणिराम रंगा क्या कहते हैं, इसको अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी रासक उपरूपक के रूप में। अच्छा, इसमें रस का कहा है, युद्धों का भी वर्णन है, संयोगता का भी वर्णन है। तो वीर रस और श्रृंगार रस दोनों, पर मुख्य रूप से हम क्या कहेंगे, वीर रस से संबंधित ये काव्य है। ठीक है, कई बार दोनों ही ऑप्शन अलग अलग दिए होते, तो वीर रस मुख्य रहेगा। नेक्स्ट है अलंकार, अनुप्रास और यमक। चमक लिखा हुआ है, यहाँ पे यमक आएगा। अनुप्रास और यमक अलंकार का उपयोग है। यहाँ हम बात करते हैं खंडों की।
छंद 68 थे। खंड इसके कितने हैं? खंड, समय, सर्ग, अध्याय आप कुछ भी लिख लो। 69 इंपॉर्टेंट है राजे। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा, कितने अध्यायों में लिखा जिनको समय कहा जाता है? ठीक है, समय कहा जाता है। कितने हैं? 69। कुल पद या कुल श्लोक, कुल कितनी मात्रा में लिखा गया? कहते हैं 16,306 वीर रस प्रधान ग्रंथ है। मैंने लिखवाया ना, रस मुख्य रूप से, श्रृंगार अगर मुख्य रूप से कहें तो वीर रस ही हमारे पास मुख्य है, श्रृंगार नहीं है। वीर रस प्रधान ग्रंथ है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है। क्यामस बद्ध, क्यामस बद्ध क्या है? क्यामास इसका एक सामंत था, राजमंत्री या समंत कहेंगे। वो क्या था? अपने ही किसी गणिका पर उसका दिल आ गया। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को जब पता लगा कि ये चरित्रहीन सामंत है, तो उसी समय इसने तलवार लगा निकालकर जो अपना सामंत था उसकी क्या कर दी थी? इसने हत्या कर दी थी। तो क्यामास वध बहुत ही चर्चित या महत्वपूर्ण है, और ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक समय भी माना जाता है इसको। सबसे ज्यादा अगर आ जाए क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में सबसे ज्यादा प्रमाणिक समय कौन सा है या प्रमाणिक घटना कौन सी है? तो हम कहेंगे क्यामास वध। नेक्स्ट है इसकी प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर चर्चा जितनी भी होगी। अगर हम मास्टर कैडर पंजाब की बात करें, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हाँ जी, आज तक जितने भी क्वेश्चन मास्टर कैडर में पूछे गए हैं, अप्रमाणिकता के ऊपर ही पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक मास्टर कैडर में पूछे गए, कभी आज तक हमें प्रमाणिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, अर्ध प्रमाणिक पर नहीं आया, अप्रमाणिक पे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार आया है, 2021 में पूछा गया था और 2017 में पूछा गया था। तो इसमें ये पूछते हैं कि सबसे पहले अप्रमाणिक किसने घोषित किया? ठीक है, ये जो समय जो नाम वर्गीकरण है, ये देखो, ये तो आपका याद करने का काम है कि सबसे पहले प्रमाणिक किसने माना, सबसे पहले अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक। क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है मास्टर कैडर में कि सबसे पहले अप्रमाणिक किसने माना। देखो, अगर भारतीय संदर्भ में पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा। किस भारतीय साहित्यकार ने सबसे पहले इसको अप्रमाणिक घोषित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर भारत के अलावा डॉक्टर बुलर ने सबसे पहले इसको अप्रमाणिक, हमने पीछे पढ़ा, कब कर दिया था? अप्रमाणिक घोषित कर दिया था। ठीक है, इसमें से ना एक चीज ये पढ़ने वाली है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के बारे में। इसने एक सामंत शुरू किया था, संवत शुरू किया था, सॉरी, आनंद संवत था उसका नाम। वैसे ही ये साहित्य से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं है, वैसे साहित्य से रिलेटेड है। इसने एक अनंत, अनंत लिख दिया मैंने, अनंत संवत शुरू किया था जो ईस्वी से 90 वर्ष आगे चलता था। ठीक है, 2000 अगर 24 की बात है तो अनंत संवत क्या है? 90 वर्ष आगे चलेगा। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने शुरू किया था अनंत संवत। ठीक है, तो सर्वप्रथम अप्रमाणिक हमें घोषित करते हैं डॉक्टर बुलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस नामों के वर्गीकरण में राजा देखो, क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है एग्जामिनर, आपसे पूछ लेगा इनमें से अर्ध प्रमाणिक साहित्य को कौन मानता है? केवल वो नाम डाल देगा मुनिजन विजय के, बाकी 3 ऑप्शंस में इनके नाम डालेगा। तो आपको हर साहित्यकार का नाम उसी तरह किसी ना किसी तुकबंदी से याद करना पड़ेगा। वो आपकी खुद की चॉइस है। देखो, मैं तो कोई भी बना दूंगी यहाँ पर, आपकी खुद की चॉइस है। कोई तुकबंदी याद करो जिससे आपको उसके नाम से, जैसे नागेंद्र, मिश्र, दास, पांड्या, कर्नल, शर्मा, उपाध्याय, चाहे इनके सरनेम उठा लो, आपको उस तुकबंदी से इनके नाम अलग अलग याद होने चाहिए कि किन्होंने अप्रमाणिक घोषित किया है, किन्होंने अर्ध प्रमाणिक घोषित किया है और किन्होंने इसको कहा नहीं भाई ये ग्रंथ बिल्कुल सही है, प्रमाणिक है। ऐतिहासिकता और साहित्यिक दृष्टि से विचंद्र बरदई ने उसी समय को ध्यान में रखते हुए पृथ्वीराज रासो के ऊपर, पृथ्वीराज के ऊपर ये ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट है
हाँ जी, नेक्स्ट है, इस रासों को मैंने बोला था ना कई चीजों के ऊपर, देखो आज तक हमने पढ़ा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? समय के नाम से। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कितने समय हैं पृथ्वीराज रासो के, कितने खंड या समय हैं, हम कहते हैं 69 समय है, मतलब अध्याय हैं। ठीक है, मैंने बोला था इनको प्रस्ताव भी बोला जाता है, खंड भी बोला जाता है और समय भी बोला जाता है। वो कैसे? कहते इनकी प्रतियां तैयार हुई, कॉपियां तैयार हुई इस ग्रंथ की, जिनका 4 बार रूपांतरण हो चुका है, रूप बदला जा चुका है, बार बार लिखित हो चुकी हैं। ये इंपॉर्टेंट है राजे, बुक में नहीं मिलेगा आपको किसी भी। कहते पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियां तैयार हुई, लोगों ने अपने अनुसार लिखी, उनका रूप बदल के। बृहत रूपांतरण, जो सबसे बड़ा आज तक रूपांतरण हो चुका है, उसका समय, मतलब उसके कितने खंड थे? 69, 16,306। उसमें क्या है? छंदों का उपयोग हुआ। किस सभा ने उसको प्रकाशित किया? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। ठीक है, जो इसमें समय है उनको क्या कहा जाता है? समय। जो इसमें अध्याय है उनको क्या कहा जाता है? समय। उसके बाद है मध्यम रूपांतरण, 7,000 छंदों के साथ फिर से रूपांतरित किया गया। इसमें जो अलग अलग अध्याय हैं उनको क्या नाम दिया गया? प्रस्ताव। याद रखना, पृथ्वीराज रासो का जो हस्तलिखित रूपांतरण हुआ दूसरा, उसको मध्यम रूपांतरण नाम दिया गया। 7,000 छंदों के साथ वो रूपांतरित किया गया। उस चीज को क्या नाम दिया गया? प्रस्ताव। समय नहीं, समय पहले बृहत रूपांतरण को दिया गया, उसके बाद अध्यायों को क्या नाम दिया गया? प्रस्ताव। और लघु रूपांतरण में 3500 छंद थे और लघुतम रूपांतरण में 1300। सबसे छोटा जो रूपांतरण है उसमें जो जितने भी उसमें जो भाग बनाए गए उनको क्या कहा गया? खंड। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बृहत रूपांतरण में 69 को समय कहा गया, बाद में जितने अध्याय बच गए उनको प्रस्ताव कहा गया, उसके बाद जितने भी अध्याय बच गए उनको सबसे छोटे रूप को खंड कहा गया। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सबसे छोटे वालों को मूल रासो ग्रंथ माना है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो दशरथ शर्मा है वो क्या कहता है? सबसे छोटा ग्रंथ ही मूल है, बाकी सब क्या है? मनगढ़ंत विषय में लिखी गई जानकारी है। ठीक है, तो ये था हमारा पृथ्वीराज रासो के बारे में आज की चर्चा, जो चंद्रबरदई को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए या मास्टर कैडर हिंदी को ध्यान में रखते हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, मैं अपना लेक्चर रिपीट करूंगी। क्वेश्चन या तो रचयिता पर आएगा, इसके खंडों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके छंदों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसकी भाषा के ऊपर, इसकी शैली के ऊपर, या किसने प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना और किसने अप्रमाणिक माना। उसके बाद हर साहित्यकार ने अपनी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ को कोई ना कोई नाम दिया है। ठीक है, तो वो भी एग्जामिनर हमें घुमाकर क्वेश्चन बना सकता है कि शुकशुकी संवाद किसने कहा, महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, प्रथम साहित्यकार, प्रथम महाकाव्य किसने कहा है, प्रथम कवि किसने माना है, छंदों का अजायब घर किसने कहा है चंद्रबरदई को, छंदों का सम्राट किसने कहा है चंद्रबरदई। यही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, और नहीं तो हमारे पास सिंपल, सबसे पहले 2 बार क्वेश्चन जो मास्टर कैडर में आ चुका है, सिंपल यही पूछते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है, तो वो तो हमें पता ही है, बलिदेव, पृथ्वी भट्ट या चंद्रबरदई। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, किसी और दिन फिर किसी ऐसे ही छोटे से टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे एंड